जानवरों की चारी प्रवृत्ति होती है, वो खाते हैं, मैथुन करते हैं, सेक्स करते हैं, ठीक है, डरते हैं और सो जाते हैं। ये उनका जीवन होता है, जीवन है। तो जो भक्त है उनका जीवन भी हिंदुस्तान में कुल इस तरह का हो गया है। बहुत सारे लोग देखेंगे जो कि अपनी अय्याशी या अपनी बेवकूफ़ी में जो उत्पादन के साधन है उनको तो बेच देते हैं। दोस्तों आदाब, मैं नीसा मतकान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ है रविंद्र कुमार जी, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के जो बहुत कई केसेस जो थे उन्होंने एक्सपोज किए, बरगली के मतलब बेईमानी के, वो इन्होंने एक्सपोज किए और उसका श्रेय इनको जाता है। रविंद्र कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। रविंद्र जी, आप हरदम खिलाफ रहे इन चीज़ों के। आपने झारखंड मुक्ति मोर्चा का केस बड़ा ऐतिहासिक केस है, उसको एक्सपोज किया था, काफ़ी लड़ाए थे। अब ये देखिए कि कमोबेश उससे भी आगे चीज़ें बढ़ गई हैं। देश भुखमरी के कगार पे चला गया है। 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा यूथ बेरोजगार होगा एक झटके के अंदर। ये 1.5 करोड़ आता है तो आप कोई कह सकता है कि साहब जनसंख्या तो इतनी, उसमें 1.5 करोड़ की कमाने, 1.5 करोड़ के साथ तो परिवार जोड़िए ना, तो कितने हो गए? अगर 2 फैमिली है तो उतने लोग जोड़ लिए कि जो बेरोजगारी के देख रहे हैं, जैसा कि ये है। उसी बीच खबर आती है कि हमारे जो माननीय प्रधान सेवक हैं, हालांकि ये लफ्ज़ उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से लिया कि था कि हमें कोई प्राइम मिनिस्टर ना कहे, हमें प्रधान सेवक कहे, और नेहरू लाइब्रेरी में लगा भी हुआ था, एक लगा था उसमें। अब लेकिन अब आग पता नहीं कब निकाल दिया गया हो या लगा हुआ, अब भी लगा हुआ, तो लाइब्रेरी बदल गई। तो आप बताइए कि हमारे जो अब के प्रधान सेवक हैं वो बहुत ही महंगा लेटेस्ट वर्जन, जो अमेरिकन जितना प्रेसिडेंट जिस हवाई जहाज़ पे चलता है बोइंग में, वो बोइंग इन्होंने मंगाया है। आखिर वो किसके लिए मंगाया? क्या उनको अपने जान का खतरा है या सिर्फ इसलिए कि जैसे कि हम कहीं शादी बारात में जाते हैं तो महंगी से महंगी कपड़े पहन के जाते हैं, महंगी से महंगी गाड़ी मांग के जाते हैं, कभी कभी तो हम दोस्तों की मांग लेते हैं कि ऐसी जगह जाना हुआ कि गाड़ी दे दो यार, हम फलानी जगह जा रहे हैं। तो ये किस लिए है आखिर? जब देश इतना जा रहा, यहाँ तक कि मैं माफ़ कीजिएगा एक बात कहता हूँ, पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है उसने जब वो यूएनओ के उसमें गया बैठक में, आपको पता होगा, तो अपने दोस्त के घर जाके ठहरा और स्पेशल क्लास में नहीं है और जनता के बीच में बैठ के हवाई जहाज़ पे गया, सारी चीज़ें उसने की, जिसका यहाँ पे मजाक भी उड़ाया था गया था। तो ये क्या हो रहा? पाकिस्तानी गरीबी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को लग गई। हमारे यहाँ गरीबी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम बहुत है। चीन बॉर्डर से लेके पाकिस्तान बॉर्डर तक प्रॉब्लम है और हम हवाई जहाज़ मंगा रहे हैं, बम्बार्ड हवाई जहाज़ नहीं मंगा रहे हैं, हम सैनिक सामान तो मंगा रहे हैं लेकिन आया नहीं है, लेकिन उनका हवाई जहाज है। इसके पीछे क्या है, क्या सोचते हैं आप? क्योंकि भी मुक्ति मोर्चा की ऐसी चीज़। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मैं ये सोचता हूँ कि आप किसी उस आदमी के बारे में सोचें जिसके घर में भैंस हो और वो उसका दूध रोज़ निकाल के पीता हो, और एक दिन पता चले कि उसने भैंस बेच दी और उसकी जगह शराब पीने लगा। या उस आदमी की कल्पना करें जिसने बाप दादाओं की जो खेती की ज़मीन थी वो बेच के कई कार खरीद ली और कहे देखो मैं कितना एडवांस हो गया, मेरा बाप जो है जीवन भर कार नहीं खरीद पाया, मैंने कार खरीद ली। इसी तरह आप बहुत सारे लोग देखेंगे जो कि अपनी अय्याशी या अपनी बेवकूफ़ी में जो उत्पादन के साधन हैं उनको तो बेच देते हैं और ऐसी चीज़ ले लेते हैं, निरर्थक चीज़, जो आपके गले में जो है पत्थर की तरह लटक जाती है। क्योंकि अगर आपने जैसे कार खरीद ली तो 5 साल में उस कार में डेप्रिसिएशन लगेगा और उसकी वैल्यू जो है 0 हो जाएगी। बिल्कुल। तो अगर आपने मान लीजिए अपने घर की ज़मीन 10 लाख रुपए में बेची और कार खरीद ली और कार चलाई तो 5 साल बाद वो पैसा मिट्टी हो जाएगा। अब 5 साल बाद आपकी हालत ये हो जाएगी, भिखमंगे हो जाएंगे। जैसे आप देखेंगे नोएडा में या हिंदुस्तान में जहाँ भी लोग सरकार ने ज़मीन एक्वायर की और ज़मीन एक्वायर करके उन लोगों को मुआवजा दिया, तो वो क्या कहेंगे जी 5 छल्ले वाली कार खरीद लो। ऑडी बोलना नहीं जानते, ऑडी की जगह वो कहेंगे 5 छल्ले वाली कार खरीद लो। वो कहेंगे मर्सिडीज बेंज खरीद लो। वो कहेंगे शादी में जाना है तो हेलीकॉप्टर में बारात जाएगी या लड़का दुल्हन को लेके आएगा। तो हजारों की तादाद में लोग शराब पियेंगे और अल्टीमेटली पता चलेगा कि उनके जब सब पैसे चुक गए तो वो फिर उसी भुखमरी की हालत में आ गए जहाँ वो पहले थे। तो जब मैं ये सारी बात पढ़ता हूँ या सुनता हूँ तो मुझे मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसका नाम है तिरुक्कुरल। तिरुक्कुरल जो है तमिल के एक बहुत बड़े संत हुए हैं तिरुवल्लुवर, जिनकी किताब को, इस किताब को कहा जाता है 5वां वेद है। 5वां वेद माना जाता है। और अगर आप जाएं कन्याकुमारी तो एक तरफ देखेंगे कि हमने जो है विवेकानंद की मूर्ति लगा रखी है और उसके बगल में ही जो चट्टान है उस पर जो है तिरुवक्कुरल का एक बहुत बड़ी प्रतिमा लगी हुई है। तो तिरुवक्कुरल जो है वो ऐसी बातें कहते थे जो बड़ी अकल की बात होती थी। तो उन्होंने कहा कि मूर्ख आदमी और समझदार आदमी में क्या फ़र्क है। तो उन्होंने कहा मूर्ख वह है जो लाभदायक चीज़ को जो है फेंक दे
और जो हानिकारक चीज़ है उसे हथिया लें। तो ये उन्होंने एक पैमाना दिया जिसे दक्षिण के लोग मानते हैं और सब लोग मानते हैं, क्योंकि अकल की बात है। अकल की बात है। अब सवाल ये आता है कि हिंदुस्तान की सरकार ने तय किया कि हम 6 एयरपोर्ट भेज देते हैं, और 6 एयरपोर्ट बेचने के बाद हमें जो 4,000 करोड़ 5,000 करोड़ रुपए मिलेंगे, उसकी जगह हम जो है 8288 करोड़ रुपए में 2 बोइंग जहाज खरीदेंगे। किसके लिए? एक राष्ट्रपति के लिए और एक भारत के प्रधानमंत्री के लिए। और वो जहाज कैसा होगा? वो जहाज वो ऐसा होगा, उस पर अगर मिसाइल अटैक हो तो नहीं होगा। वो जहाज ऐसा होगा कि उस पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं हो सकता, उस पर कोई हमला नहीं हो सकता। और अभी आपने आज ही पढ़ा होगा कि वो जो टीम गई थी, वो जहाज लेने गई थी 38 लोगों की टीम, और वो खाली वापस आ गई। और वापस इसलिए आ गए, कहते हैं जी उसमें कुछ चीज़ों की कमी रह गई। तो सवाल यह है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की जान की कीमत है, हम मानते हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं, हिंदुस्तान के नागरिक की जान की कीमत है, हर किसी की, हर एक की जान की कीमत है, बराबर कीमत है, उसमें फर्क नहीं करना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसा कभी मौका आएगा कि राष्ट्रपति अलग घूम रहा है और प्रधानमंत्री अलग घूम रहा है? तो ये 2 जहाज जो है एक ही आदमी इस्तेमाल करेगा। तो इसलिए जो है आप देखेंगे कि जो रक्षा मामलों से जुड़े हुए लोग हैं या जो हाई प्रोफाइल न्यूज़ करते हैं, उन्हें पता है कि प्रधानमंत्री के लिए 2 जहाज हमेशा जो है रहते हैं। एक में वो सफ़र करता है और एक स्टैंड बाई मोड पे जो है खड़ा रहता है कि अगर वहाँ कोई स्नैग आ गया, कुछ गड़बड़ आ गई, मान लो शीशा चटक गया, तो यहाँ से इमीडिएट हवाई जहाज जाता है। तो ये दोनों जहाज जो है एक ही आदमी के लिए हैं। राष्ट्रपति का नाम तो इसे डाल दिया ताकि उसे बुरा ना लगे या लोगों को लगे जी हम राष्ट्रपति की थोड़ी इज्जत करते हैं। अब सवाल ये आता है, थोड़ी इज्जत करते हैं। जी हाँ, थोड़ी इज्जत ही करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति जो है मेरे को कभी कभी नजर आते हैं। अभी इस पूरे साल में एक ही बार नजर आए थे जब वो 2 मोमबत्तियां जला रहे थे, और एक बार जब नजर आए जब उन्होंने 15 अगस्त को एक दिन पहले जो है देश को संबोधित किया। तो राष्ट्रपति जो है एक एक्टिव प्राणी होना चाहिए, जो हमेशा लोगों के दुख दर्द से जुड़ा हुआ हो। लेकिन आप देखेंगे लोग मर रहे हैं, भूखे हैं, भिखमंगे हैं, राष्ट्रपति कहीं नहीं गए, क्योंकि राष्ट्रपति को भी अपनी जान की कीमत है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोरोना मुझे ही ना पकड़ ले। तो होता ही है कि आप देखेंगे अमेरिका का राष्ट्रपति रोज टीवी पे आता है। आप देखेंगे कि जो चांसलर है ब्रिटेन की, वो रोज टीवी पे नजर आती है। और देशों के, पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं वो हमेशा नजर आते हैं। लेकिन चीन के राष्ट्रपति हैं, उनको हमेशा आप देखते हैं। रूस के राष्ट्रपति है, वो रोज नजर आते हैं, वो कहाँ क्या कर रहे हैं। और भारत के राष्ट्रपति जो है कहीं बेचारे शर्माए से, मुरझाए से कहीं बैठे रहते हैं कोने में, क्योंकि वो राष्ट्रपति तो है लेकिन वो अपनी ताकत नहीं पहचानते। अब आपने जो ये सारी बात की कि पूरे देश में मैं देखता हूँ कि एक भक्तों की एक बड़ी प्रजाति है, और ये भक्तों की ऐसी प्रजाति है जो मूढ़ों की तरह रहती है, जिसको कोई व्याधि, कोई चिंता नहीं सताती। तो मैं देखता हूँ कि ये लोग जो जानवर के स्तर पर रहते हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा कि किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली है। कभी आपने नहीं सोचा होगा किसी बैल ने कहा कि जी मुझे जो है रात को नींद नहीं आती। कभी किसी भेड़ ने नहीं कहा कभी कि मैं जो है बेचैन रहती हूँ, कि जीवन में क्या हो रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा। तो एक शास्त्रों में हमारे कहा गया है कि आहार, निद्रा, मैथुन, भय के जानवरों की 4 ही प्रवृत्ति होती है। वो खाते हैं, मैथुन करते हैं, सेक्स करते हैं, ठीक है, डरते हैं और सो जाते हैं। ये उनका जीवन होता है, जीवन है। तो जो भक्त है उनका जीवन भी हिंदुस्तान में कुल इस तरह का हो गया है। और हिंदुस्तान में हमने लोगों को यही सिखाया है, हमारी सरकार या जो परंपरा है या जो आज की सरकार है, वो ये चाहती है कि लोग जो है इन सवालों की बात ना करें कि भूख क्यों है, गरीबी क्यों है, बेकारी क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, साधन क्यों बिक रहे हैं। वो तो देशद्रोह में आ रही है आजकल ये चीजें। वो देशद्रोह में इसलिए आ रही है क्योंकि सरकार को पता है कि अगर वो आपकी आर्थिक शक्ति छीन ले तो आपकी हैसियत जो है एक मुर्दे के समान रह जाती है। हमारी अगर आर्थिक शक्ति नहीं है तो हमारी सारी चेतना, सब काम करना बंद कर हाँ, बिल्कुल सर। बेरोजगार आदमी को चीज सोचता है, उसको एक चीज सोचता है मैं रोटी कहाँ से खाऊं। इसीलिए आप देखेंगे लोग जो है लंबी कतार में लग के जो खाना खाते हैं, लोग जो है मंदिरों के बाहर बैठे रहते हैं, भीख मांगते हैं। बिल्कुल वो इसे मांगते हैं क्योंकि उनकी जो आदिम जो जरूरत है, सबसे पहली जरूरत है वो पेट भरना है। और पेट भरने के लिए वो जो है किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। तो सरकार ने क्या किया है कि जैसे आपने खुद कहा भी कि 1.5 करोड़ लोग जो है बेरोजगार हो गए। कुल बेरोजगारों की संख्या हिंदुस्तान में जो है 15 करोड़ लोगों की हो गई है। हिंदुस्तान में जो है मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो मनमोहन सिंह की सरकार जब 2004 में आई थी तो 48 करोड़ लोग ऐसे थे जो गरीबी की रेखा से नीचे थे। तो मनमोहन सिंह की सरकार में 35 करोड़ लोगों को जो है गरीबी की रेखा से ऊपर लाया गया। और उस समय जो है जब मनमोहन सिंह की सरकार गई तो उन लोगों की संख्या बढ़कर जो है 48 करोड़ की संख्या घटकर 36 करोड़ हो गई थी, क्योंकि इस बीच में 12 करोड़ बच्चे पैदा भी हो गए थे। तो अब आप देखेंगे कि वो जो 36 करोड़ हमने लोगों की पॉपुलेशन कर दी थी गरीबी की रेखा से नीचे, आज हमारी सरकार ने उसकी रेखा से, गरीबी की रेखा से उनकी तादाद जो है वो 85 करोड़ लोगों की हो गई है।
आप देखेंगे कि वो 5 किलो अनाज और 1 किलो जो चने देने की बात है, वो 85 करोड़ को देने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास साधन नहीं है। सरकार ने क्या किया कि हर चीज़ को बेचना शुरू कर दिया, और सरकार के पास आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि सारे विभाग खत्म हो गए हैं, सिर्फ 4-5 विभाग रह जाएंगे। कौन कौन से विभाग रह जाएंगे कि सरकार के वित्त मंत्रालय रह जाएगा, सरकार के पास न्यायालय का मंत्रालय रह जाएगा, सरकार के पास विदेश मंत्रालय रह जाएगा, सरकार के पास सेना रह जाएगी, सरकार के पास जो आप देखेंगे कि गृह विभाग रह गया, पुलिस रह गई है, बाकी सब कुछ जो है बिक जाएगा। और सरकार जो है इस मामले में बड़ी खुश है, क्योंकि कोई भी इस बारे की बोझ नहीं रहेगा, आपको कुछ करना ही नहीं। फिर जब वो मंत्रालय ही नहीं है, भाई स्कूल जो है प्राइवेट लोग चलाएंगे, कारखाने फैक्ट्री प्राइवेट लोग चलाएंगे, अस्पताल जो है प्राइवेट लोग चलाएंगे। आप देखेंगे कि वो कहेंगे पुलिस के आधे काम भी जो है प्राइवेट लोगों को दे दो, क्योंकि पुलिस वाले बस डंडा लेके ही रहेंगे, बाकी पीटने का काम पुलिस का रहेगा, बाकी जांच का काम या और काम जो है वो प्राइवेट रहेगा। तो हिंदुस्तान में सड़क बनाने का काम वो प्राइवेट रहेगा, जहाजरानी बनाने का काम वो प्राइवेट रहेगा, बंदरगाह बनाने का काम वो प्राइवेट रहेगा। आप देखेंगे कि रेल चलाने का काम है वो प्राइवेट रहेगा, बसें चलाने का काम प्राइवेट रहेगा। तो सरकार ने एक तरह से लोगों को मुक्त करना शुरू कर दिया है। लेकिन लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो इसलिए खराब हो रही है क्योंकि अब सरकार किसी को नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है। सरकार कहती है आत्मनिर्भर बनो, अपना कमाओ, अपना खाओ, अपने बर्तन भांडे अलग रखो, हमारे आपका कोई संबंध नहीं है। सिर्फ आपका हमारा एक ही संबंध है कि 15 अगस्त को भाषण सुनना है, 26 जनवरी को परेड देखनी है, और जब चुनाव होंगे तो आपको वोट देना है। तो इस हालत में हमने देश को लाकर खड़ा कर दिया है। और आप देखेंगे कि नेताओं को जो भ्रष्टाचार है वो लोग कहते हैं जी मोदी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है। तो मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार का तो आलम यह है कि मोदी सरकार ने राफेल को एक प्रतीक है कि मोदी सरकार उसके बारे में कुछ बताने को तैयार नहीं है। जब आप आज तक नहीं, आप देखिए जब राफेल का मामला शुरू हुआ मार्च में पिछले साल 2019 में, सरकार के जब चुनाव वो चल रहे थे, तो सरकार ने कहा कि हमने जो है संसदीय समिति को और सीएजी को सारी बात दे दी है, और सीएजी ने उसे अप्रूव कर दिया। जब सीएजी के पास वो बात गई तो सीएजी ने अब बयान दिया है, जो मुर्मू जी जो नए सीएजी अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमें जो है राफेल के कागज आज तक नहीं मिले। तो अगर सीएजी को राफेल के कागज नहीं मिले तो उसने कैसे रिकमेंडेशन दे दी संसदीय समिति को, पब्लिक अकाउंट कमेटी को, कि हमने राफेल को चेक कर लिया। संसद में उन्होंने ये झूठ बोला, फिर उसके बाद वो जो है सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बोला कि संसदीय समिति ने इसकी जांच कर ली है। और अब जो है मुर्मू का स्तर जो है, या जो पहले राजीव महर्षि थे सीएजी, आपको मैं एक बात याद दिलाना चाहूंगा जो हिंदुस्तान के लोगों को नहीं पता, कि जो शपथ हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस लेता है वही शपथ जो है सीएजी लेता है। और वो भी यही कहता है कि मैं भारत के संविधान और विधि द्वारा स्थापित सारी संस्थाओं और मर्यादाओं को बना कर रखूंगा। लेकिन आप देखेंगे कि उन मर्यादाओं का जो है हनन जो है राजीव महर्षि ने भी किया। और अब जो है मुर्मू जी आए वो तो बिल्कुल एक तरह से पत्थर की मूर्त की तरह है। लोग उनके बारे में कहते हैं 2004 में इन्होंने ये कांड किया था, 2006 में ये किया था, जब जम्मू कश्मीर गए तो ये किया। तो यानी कि उन्होंने वहां पर भी उसी तरह के मिट्टी के माधो को बैठा दिया है जिसका दर्जा सुप्रीम कोर्ट के बराबर है। तो ऐसी हालत में देखेंगे कि देश जो है एक तरह से, मैं जब इसकी कल्पना करता हूं तो लगता है जैसे कोई लठ है, पेड़ का जो बड़ा लठ पानी में बह रहा है, गंगा में बह रहा है और बहता चला जा रहा है। तो लठ अपनी दिशा में बह रहा है, देश अपनी दिशा में बह रहा है। और इस हालत में जो देश के लोगों के भूख के सवाल हैं, गरीबी के सवाल हैं, उन पर कोई बात नहीं कर रहा। तो कल मैं एक कविता पढ़ रहा था कुंवर नारायण की, वो इसी स्थिति पे लिखी गई है, जो कि बहुत पुरानी कविता है। तो उन्होंने उसमें बड़ी अच्छी बात लिखी है। उन्होंने कहा कि कल फिर एक कत्ल हुआ, कल फिर एक हत्या हुई अजीब परिस्थितियों में। मैं एक अस्पताल गया लेकिन वह जगह अस्पताल नहीं थी। वहाँ एक डॉक्टर था लेकिन वह आदमी भी डॉक्टर नहीं था। वह आदमी नर्स को कुछ कह रहा था लेकिन वह स्त्री भी कोई और ही थी। वहाँ पर एक ऑपरेशन थिएटर था लेकिन वो ऑपरेशन थिएटर नहीं था। वहाँ एक आदमी बेहोश करने वाला डॉक्टर मौजूद था लेकिन वो भी कोई और आदमी था। तभी वहाँ पर एक अधमरा बच्चा लाया गया। बच्चा बीमार नहीं, भूखा था। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का चाकू उठाया लेकिन वह उसके हाथ में चाकू नहीं था, वह एक जंग लगा भयानक छुरा था। उससे वह छुरा बच्चे की छाती में भौंका और बोला कि अब ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भूख भी नहीं लगेगी, है ही नहीं तो भूख नहीं लगेगी। पूरी बात समोदी जो इस वक्त हो रही है, जब जहाज आ जाएंगे तो सारा ठीक हो जाएगा। विदेश में डंक नहीं, कई दिन आपको टीवी वाले बताएंगे 5 दिन कि जहाज आ गया, जैसे राफेल आया था। हाँ, वहां से उड़ा, ये आ गया, ये अब यहाँ उतर रहा है, इसमें ये सुविधाएं हैं, ये इस पे लगा हुआ है,
ये इसमें जो चीज़ है नहीं वो बता देते, वो सब बता देंगे। जब लतीफ़ा आया था कि जर्मन वालों को जो कोई नहीं पता कि हमने, फ्रांस वालों को ये नहीं पता कि हमने ये भी लगाया था, ये भी चीज़ लगाई थी वहाँ पहुँच के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नजीब भाई, समय देने का और एक बात बताने का। इसी के साथ हम आपसे लेते विदा, अगले में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।